और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में संवैधानिक संकट बरकरार, सुशीला कार्की बन सकती है नेपाल की पीएम। आधी रात को हुई बैठक में बनी सहमति, जेनजी प्रदर्शन के बाद गिरी ओली सरकार। नेपाल में सियासी संकट बरकरार है। जेनजी प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, अब तक सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया है। जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश जारी है। अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का समाधान ढूंढा जा रहा है। इस बीच नेपाल में एक और यू टर्न देखने को मिला है। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एक बार फिर से नेपाली अंतरिम पीएम की रेस में आगे आ गई हैं। नेपाल में आधी रात को हुई बैठक में बाजी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। तो नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जल्द ही उन्हें शपथ दिलाएंगे। अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान सिंह भी दावेदार थे, लेकिन काठमांडू के मेयर बालिन शाह और कई नेताओं के समर्थन के बाद कार्की का नाम आगे बढ़ा। सुशीला कार्की पहले भी नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले लिए और नेपाल के युवा वर्ग में लोकप्रिय हुई। आपको बता दें, भारत से उनके अच्छे संबंध हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ कर चुकी हैं। और इस सिलसिले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद जी, सुशीला कार्की के नाम पर अब मुहर लगती हुई लगभग तय होती हुई नजर आ रही है। भारत के लिहाज से देखें तो किस तरह का अब भारत के साथ नेपाल का संबंध रह सकता है? अंकिता जी, देखिए, जिस तरह से रात भर मीटिंग का दौर चलता रहा, उससे पहले कल हम लोगों ने इस पर प्रोग्राम किया, आप हम भी इसमें मौजूद थे, तो उसमें लग रहा था कि नेपाल अब इमरजेंसी की तरफ लौट जा रहा है और ऐसे में अब नेपाल की हाल फिलहाल में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ की सेना प्रमुख और बालेन शाह और उसके साथ जो जेनजी के जो युवा नेता हैं, ये सारे के सारे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसमें कई गुट हो जाने के बाद से ये सारी मशक्कत करनी पड़ी थी। एक गुट का अलग नाम आप देख सकते हैं, घिसिंग का भी नाम आया था बाद में। तो ऐसे में लग रहा था कि अब ये क्षेत्रवाद की स्थिति वहाँ पैदा हो गई। जैसे कार्की जो है वो आप भारत के जुड़े वीरगंज विराटनगर के आसपास की रहने वाली हैं और चीफ जस्टिस रही हैं, और घिसिंग जो पहाड़ के हैं। तो इस तरह की पहाड़ और क्षेत्र की लड़ाई अब शुरू होने जा रही थी, लेकिन रात में जो बैठक हुई है उसके बाद से जो स्पष्टता पूरी की सामने से आई है, उसके बाद लग रहा है कि सुशीला कार्की अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगी। उसके साथ वो मंत्रियों की शपथ को दिलाएंगी। तो ऐसे में अब भारत के साथ जो संबंध है होगा, ये हम समझते हैं कि सुशीला कार्की के आने से भारत के सबसे अच्छे संबंध इन्हीं के साथ होगा, क्योंकि ये भारत में पली बड़ी है और बनारस में रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा का ग्रहण किया है और भारत इनका आना जाना रहा है। तो एक तरह से आधा भारतीय ही इनको कह सकते हैं। और जिस तरह से कल परसों एक आपने देखा इंटरव्यू में, उन्होंने साफ कहा है कि भारत हमारे रगों में है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने बहुत ही बड़ाई की थी और कहा था कि उन्होंने जिस तरह से भारत में स्थापना की है वही इस नेपाल में होना चाहिए। इस तरह की बातें कहना मतलब साफ है कि अंतरिम प्रधानमंत्री इस तरह की बात कहे तो भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे ही। और नेपाल और जो भारत की जो संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, खून का है, जमीन का है, सब कुछ का है। तो ऐसे में ये दो देश अलग नहीं रह सकते। हालांकि कम्युनिस्ट की राजनीति जब से आई 2008 से और अभी तक, तब से भारत और नेपाल के बीच में कई मुद्दों को लेकर थोड़ी सी दूरी बनी थी, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग की अब भारत की स्थिति पहले ही की तरह होगी जो पहले राजशाही के समय था। राजशाही के समय में भारत के साथ नेपाल का बहुत अच्छे संबंध था और उसी समय से वहाँ के संबंधों के आधार पर नेपाल और भारत साथ साथ चलता रहा है। जी।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेपाल में तेजी से जो सियासी घटनाक्रम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर। अब देखना होगा कि भारत के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई बार तारीफ कर चुकी हैं।